हेलो स्टूडेंट, वन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं यूनिट 10 इनकम टैक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ जो कि कॉमर्स पेपर सेकंड से रिलेटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार ज़रूर देखिए और पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। तो देखते हैं ये 50 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निम्नलिखित में से किस से सेट ऑफ किया जा सकता है। तो हमारा आंसर आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 8 ईयर तक वो कवर कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट सेकंड है हमारा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, यानी कि घर संपत्ति से जो नुकसान हुआ है वो सेट ऑफ किया जा सकता है अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, और 8 ईयर में हम उसे कवर कर सकते हैं। आंसर रहेगा 8। नंबर थर्ड है हमारा, लॉस फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, यानी कि व्यवसाय और पेशे से होने वाले नुकसान को किससे सेट ऑफ किया दूर किया जा सकता है। तो आंसर रहेगा ए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और 8 ईयर में हम कवर कर सकते हैं उसे। नंबर फोर्थ है हमारा, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, यानी कि जो सट्टे का कारोबार से होने वाले नुकसान को किससे सेट ऑफ किया जा सकता है, किसकी इनकम से। तो ओनली प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, और वो भी 4 ईयर में हम उसे कवर कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ है हमारा, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओवनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस हॉर्स कैन बी सेट ऑफ, यानी कि घुड़दौड़ के मालिक होने या बनाए रखने की गतिविधि से होने वाले नुकसान को कैसे सेट ऑफ किया सकता है। तो आंसर रहेगा ए हमारा, ओनली इनकम फ्रॉम एक्टिविटीज़ ऑफ ओवनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, और वो भी 4 ईयर तक कवर कर सकते हैं। नंबर 6 है हमारा, लॉस फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पुजल्स कार्ड गेम कंडीशन कैन बी सेट ऑफ, यानी कि इन सभी की जो इनका लॉस होगा और वो किस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये नो सेट ऑफ एनी इनकम, किसी भी आय में से इन्हें हम कवर नहीं कर सकते। नंबर 7 है, सैलरी बोनस कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू रिसीव्ड बाय ए वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड, किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा वो। तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। नंबर 8 है, द फॉर पर्सन क्राइंग ऑन प्रोफेशन टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इफ द ग्रोस रिसिप्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड, यानी कि जो प्रोफेशन होगा में पर जाने वाले व्यक्ति के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है अगर उसकी सकल प्राप्तियाँ कितनी है पिछले वर्ष में, मिनिमम 50 लाख रुपीज़, तो उसे प्रोफेशन वाले व्यक्ति को अपना ऑडिट कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, द टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ ए पर्सन इनक्राइंग ए बिजनेस हुज ग्रोस टर्नओवर या सेल या रिसीव्ड एज द केस में बी एक्सीड, जिस व्यक्ति का कारोबार सकल यानी कि जो भी है कितनी इनकम होगी अगर उसका बिजनेस है किसी व्यक्ति का, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। अगर उसकी 1 करोड़ की टर्नओवर है, सेल है, रिसिप्ट है, कुछ भी है, तो उसे फिर अनिवार्य यानी कि कंपलसरी ऑडिट कराना अनिवार्य है। नंबर 10 है, द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54B इज अलाउड, किसके लिए अलाउड है, ओनली इंडिविजुअल के लिए अलाउड है 54B एग्जाम्पशन। नंबर 11 है, द फॉर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54B द एक्सेसी शुड एक्वायर, यानी कि धारा 54B के तहत छूट का दावा करने वाले को निर्धारित का अधिग्रहण करना चाहिए एनी एग्रीकल्चर लैंड। नंबर 12 है, नेट एसेट्स एक्वायर फॉर क्लेमिंग अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D इफ ट्रांसफर्ड विद 3 ईयर द रिजल्ट इन, ठीक है। तो ये किस पर अप्लाई होंगी, ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। फिर नेक्स्ट है 13, लॉस फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ ए पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर कैन बी सेट ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर फ्रॉम, तो वो है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर। नंबर 14 है, द लॉस इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड ओनली व्हेन ए एक्सेसी हैज़ फर्निश्ड, तो आंसर आएगा रिटर्न ऑफ लॉस बिफोर द ड्यू डेट मेंटेन अंडर सेक्शन 139(1) यू के अंदर।
वो अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर वो रिटर्न कर सकता है लॉस को अपने। नंबर 15 है एन एक्सएससी हैज़ पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए पॉलिसी 1 लाख। अगर 1 लाख की पॉलिसी और उसने इंश्योरेंस प्रीमियम का 25,000 प्रीमियम का पेमेंट किया है तो कितनी डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन 80C के अंतर्गत होगी, 20% होगी, और वो भी कितनी होगी? जितनी उसकी पॉलिसी है 1 लाख का 20% हो गया 20,000, तो 20,000 उसकी डिडक्शन लगेगी। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCC इज अलाउड टू बी एक्सटेंड ऑफ द 1 लाख रुपीज़ है 80C CCP। नंबर 17 है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड टू। तो किस किस के लिए अलाउड होगा? 80D वो होगा इंडिविजुअल और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 18 है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अलाउड इफ़ द प्रीमियम इज पेड टू बी, यानी कि कितने तक का यदि प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D की अनुमति है। किसके लिए? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड एनी अदर इंश्योरेंस प्रोवाइड बाय IRDA, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नंबर 19 है द पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी पेड, यानी कि धारा 80D के तहत बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए बाय एनी मोड अदर देन कैश, यानी कि नकदी के अलावा किसी मोड में किया जाना चाहिए। नंबर 20 है द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D विल बी लिमिटेड, यानी कितनी लिमिटेड है? तो वह 25,000 है नॉर्मल व्यक्ति के लिए, और उससे बाद में की कंडीशन काफ़ी है तो बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 21 इन केस ऑफ रेसिडेंट HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्हाट इज़ द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 18 से 19 के लिए? तो वह है 5 लाख रुपए अधिकतम छूट। इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़, यानी कृषि भूमि की किराए से होने वाली आय क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। नंबर 23 द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, यानी कि पिछले वर्ष की अवधि का मतलब क्या है? तो आंसर आएगा फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। द सैलरी रिसीव्ड बाय एग्रीकल्चर फर्म्स मैनेजर, यानी कि कृषि फार्म का जो मैनेजर या प्रबंधक है उसकी जो सैलरी होगी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, यानी कृषि भूमि से प्राप्त किराया वो एग्रीकल्चर इनकम है। नंबर 26 एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एक्सएससी, यानी कि हर साल एक निर्धारित की आवास स्थिति में भी चेंज होती है, हर बार बदलती रहती है। 27 एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के अंदर एग्जम्प्टेड है। न्यू अंडरटेकिंग इज इस्टेब्लिश द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि SEZ सेज के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2011 से 12 डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA शैल बी अलाउड फॉर। तो वो कह रहे हैं पिछले वर्ष के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्र में नए उपक्रम स्थापित किए धारा 10AA के तहत कटौती की अनुमति दी जाएगी। तो 15 ईयर है आंसर है का 15 असेसमेंट ईयर के लिए डिडक्शन अलाउड होती है। तो कैसे होगी उसकी अलाउड? नोट में देखिए फॉर द फर्स्ट 5 जो असेसमेंट ईयर है 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल और थिंग्स और फ्रॉम सर्विस, यानी कि पहले 5 लगातार मूल्यांकन वर्षों के लिए ऐसे लेखे हुए चीज़ों के निर्यात या सेवाओं से प्राप्त लाभ का 100% डिडक्शन मिलती है। दूसरे यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर 50%, यानी कि 50% प्रॉफिट या गेन, यानी कि जो भी होगा उसमें डिडक्शन मिलेगी। और जो लास्ट 5 है यानी कि 5 और 5 यानी कि 15 हो गए, तो इसमें क्या होगा? अब क्या होगा? इतनी राशि जो लाभ के 50% से अधिक ना हो, जैसे कि पिछले वर्ष के लाभ या हानि खाते में डेबिट किया गया है, जिसके संबंध में कटौती की अनुमति दी जानी है और विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनर्निवेश रिजर्व खाते में जमा किया जाना है और निर्धारित के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये है यानी कि 5 में डिवाइडेड है, 5 की स्लैब है, 5 ईयर की। और 29 है इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्टेड इनकम हैज़ बीन मेंटेन,
यानी कि आयकर अधिनियम की किस धारा में आयकर में छूट दी गई है, तो सेक्शन 10 के अंतर्गत इनकम टैक्स की डिडक्शन दी गई है, एग्जाम्पशन सॉरी। विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउंस टू टोटली एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, तो वह फॉरेन अलाउंस हमारे पूरी तरह से फुल्ली टैक्स फ्री है। नंबर 31 है ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर कोई सरकारी कर्मचारियों से कोई रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी प्राप्त होती है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्टेड है। 32 द पीरियडिक पेमेंट ऑफ कंपनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज, यानी कि पिछली सेवाओं के लिए पैसे का आवधिक भुगतान जो होगा वो पेंशन कहलाएगा, यानी कि सर्विस के बाद। मैक्सिमम एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय इज, यानी कि कर्मचारी द्वारा प्राप्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि 3 लाख रुपये, अगर उसने लीव के द्वारा जो भी है तो वो 3 लाख रुपीज़ की होगी। कुछ एग्ज़ाम में आए हुए हैं दिसंबर 2013 यूजीसी नेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन विल नॉट कम अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स, कौन सी डिडक्शन इनमें से 80 में नहीं आती 80 सेक्शन के अंदर, तो वो है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो ले रखा है तो वो नहीं होगा। नंबर 35 इसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें एक लेट आउट हाउस है, इसकी प्रॉपर्टी 75,000 इस म्यूनसिपल वैल्यू और 60,000 स्टैंडर्ड और 75 एक्चुअल रेंट, और जो 63 इसका एक्चुअल रेंट है, सॉरी 35 है। गिवन दैट फेयर रेंट है 75,000, म्यूनसिपल वैल्यू है 60,000, स्टैंडर्ड रेंट है 72,000 और एक्चुअल रेंट है 63,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बतानी है हाउस प्रॉपर्टी की, फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। सबसे पहले फेयर रेंट और म्यूनसिपल में जो ज़्यादा होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा, तो 75 हो गया, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा 72,000। अब हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेंट जो हमने लिया है उन दोनों में जो ग्रेटर देन होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी, तो आंसर इज 72,000। 36 है एक्स परचेज लैंड in the previous year 1977 or 78 for the 50,000. His land was sold by his during the previous year 2009 से 8 lakh rupees के. The fair market value of land on the 1/4/1981 में was 1,20,000. If the cost inflation index for the assessment year 10 से 11 के लिए जो भी है वो 632 है. His capital gain for the assessment year 2010 से 11 के लिए बताना है, तो ये पिछले एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2011 से सबसे पहले सेल हमारी 8 लाख रुपीज़ की, उसमें से इंडेक्सेड कॉस्ट घटाएंगे जो 90-80 के अंदर 1,20,000 में ख़रीदा गया था, तो हमें क्या करना है 632 से गुणा करेंगे और 100 से इसमें भाग दे देंगे, तो हमारे पास आएंगे 7,58,400 रुपीज़। अगर हम 8 लाख में से 7,58,400 रुपये घटा देंगे तो हमारा जो कैपिटल गेन निकल के आएगा वो 41,600 रुपये आएगा, आंसर जो आएगा। तो आंसर ये होगा 41,600 रुपीज़। इसमें मैच द वर्ड जो हमारा लिस्ट 1 का हमने डायरेक्ट किया हुआ है, अमाउंट डिपॉजिट PPF तो 80C के अंतर्गत आता है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम अंडरटेकिंग एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो 80IA के अंदर है। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल डिफेंस फंड के अंदर तो वो 80G के अंदर। और प्रॉफिट एंड गेन बाय अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज एंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज। और एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन इनकम किसके अंदर बताई गई 80IA-B के अंदर। Any amount of money received exceed for the 50,000 without consideration is full taxable in the hand individual HF दोनों के लिए taxable होगा। नंबर 39 है डिडक्शन फॉर द एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट इंटरेस्ट इन द कंपनसेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड टू एक्सटेंड ऑफ, यानी कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे कितनी डिडक्शन लगती है वो लगती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का। नंबर 40 है अंडर सेक्शन 44AB
ऑफ द ऑडिट ऑफ अकाउंट इज़ कंपलसरी। टोटल सेल अगर एक्सीड होगी हमारी 1 करोड़ से ऊपर तो कंपलसरी है ऑडिट कराना। 41 है इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट डिटरमाइंड बाय, यानी कि भारत में आयकर निर्धारित दरों से वसूला जाता है तो फाइनेंशियल एक्ट के द्वारा और असेसमेंट ईयर में लगाया जाता है। 42 है हमारा इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द डैश ऑफ ए पर्सन। तो जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो टोटल इनकम पर लगाया जाता है। आंसर इज टोटल इनकम। अंडर इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड, यानी कि तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो किस एक्ट के अंदर आएंगी, लिमिट लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, इनके एलएलपी के अंदर। नंबर 44 है इन केस ऑफ द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन इन नेम ऑफ एनी अदर पर्सन एनी सम रिसीव्ड ऑन द, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी राशि पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो वो टैक्सेबल होगी कीमैन पॉलिसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। 45 द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी समिति के मामले में आयकर की अधिकतम राशि जिस पर प्रभार नहीं है तो वो नील है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि यहाँ पे एक स्लैब है अप टू 10,000 तक 10% है, तो कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं बताई गई, ठीक है। तो 10% होगा, 10 से 20% के, और 10,000 से लेकर के 20,000 तक 20% है, और 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज़ तक 30,000 है, और सरचार्ज जो है हमारा मिनिमम जो रहेगा वो 1 करोड़ से ऊपर जाएगी तब उस पर 12% सरचार्ज लगेगा। नंबर 46 है इन केस ऑफ रेसिडेंट HUF व्हाट इज़ द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 से 20 के लिए, तो वो होगी 2.5 लाख रुपये। 47 इन केस ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल हु इज़ ऑफ 59 ईयर ऑफ द एज व्हाट इज़ द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर, यानी कि 2019 से 20 में एक महिला व्यक्ति के मामले में जो 59 वर्ष की आयु की अधिकतम जो छूट की सीमा होगी वो होगी 2.5 लाख रुपये। द इनकम टैक्स पेबल बाय नॉन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल एज है उसकी 30 ईयर की फॉर द असेसमेंट है 2019 से 20 के लिए। इफ़ द टोटल इनकम इज़ 2,80,000 विल बी, ठीक है। अगर उसकी 2,80,000 की आय है तो उसे टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो देखिए 2.5 लाख रुपये पर तो नील है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है और 4% उसका टैक्स है, तो 1560 इसका आंसर होगा, यानी कि आंसर इज ए 1560 रुपये, यानी कि 1560 रुपीज़। नंबर 49 है इनकम द वे ऑफ रॉयल्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन ही हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया इज़ चार्जेबल टैक्स रेट ऑफ द, यानी कि भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट के संबंध में रॉयल्टी के माध्यम से आए भारत में निवास करने वाले व्यक्ति का समान कर की दर से कर योग्य होगा, तो वो जो हमारा 10% लगेगा, और इस सेक्शन के अंदर 115 BBF के अंतर्गत होगा। लास्ट एंड 50 द टोटल इनकम इज़ राउंड ऑफ, यानी कि टोटल इनकम को किस रुपीज़ तक नियरेस्ट राउंड ऑफ किया जाता है, तो 10 रुपीज़ 10 रुपये में नियरेस्ट उसे राउंड ऑफ किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए फास्ट कराने का मेरा एक मकसद है कि आप अगर ध्यान से अगर इसे एक बार सुन लेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन काफ़ी हद तक कवर किया गया है जो भी प्रॉब्लम है, और एक बार ज़रूर देखिए और फुल वॉच कीजिए।